बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान में चुनाव होंगे 19 अप्रैल को, नतीजे निकाले जाएंगे 4 जून को। अजमेर के ओम भड़ाना बने देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य मंत्री का मिलेगा दर्जा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया कई योजनाओं का लोकार्पण, बदहाल सड़कों पर खर्च होंगे करोड़ों रुपए। भाजपा नेता भंवर सिंह पलड़ा और उनके परिवार को किया भाजपा में शामिल, पूर्व विधायक सुरेश टाक भी आए भाजपा में। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वर्मा ने ली समीक्षा बैठक, डिस्कॉम बिलिंग व्यवस्था पर हुआ गहन चिंतन। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर शहर को करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात दी है। उन्होंने शास्त्री नगर से लोहागल स्कूल तक सड़क चौड़ाई कार्य का लोकार्पण किया है। करीब 2.84 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क के निर्माण में जनाना अस्पताल, पुष्कर, नागौर व सीकर की ओर से आने जाने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी। यातायात की समस्या में भी सुधार होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को शास्त्री नगर क्षेत्र में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि अजमेर को डबल इंजन और 4 पहिए की सरकार का लाभ मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही विधायक और नगर निगम तक सरकार होने से विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। शहर में अब सुगम सड़कों का नया जाल बिछने जा रहा है, जिसमें टूटी फूटी सड़कें अब बीते दिनों की बात हो गई है। टूटी सड़कों की मरम्मत और पैच वर्क के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके बाद शहर में सुगम सड़कों पर शहर का यातायात बेहतर होगा और आए दिन होने वाले सड़क हादसों से भी निजात मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मेडिसिन ब्लॉक, पीडियाट्रिक ब्लॉक, मल्टी लेवल पार्किंग, आइसोलेशन अस्पताल, पीजी कन्या छात्रावास निर्माण, आइसोलेशन अस्पताल निर्माण शीघ्र पूरा होगा। इन सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इन कामों की गुणवत्ता की जांच भी करवाई जाएगी। घटिया निर्माण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। सीवरेज निश्चित नियमों और प्लान के हिसाब से डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता एवं समयबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आबादी रहती है। लंबे समय से यहाँ आबादी का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को पट्टे आदि मिलने में परेशानी आ रही है। ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा एवं माकड़वाली में आबादी विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी। फैसलागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर क्षेत्र का संयुक्त सर्वे कर विकास के प्रस्ताव तैयार करवाए जा रहे हैं। अजमेर में बन रहा साइंस पार्क अजमेर के शैक्षिक जगत एवं विद्यार्थियों के लिए बेहद अहम प्रोजेक्ट है। इसे जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। शहर में बिजली, पानी, सड़क एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का भी योजनाबद्ध विकास होगा। उन्होंने कहा कि शहर को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा दिलवाया जाएगा। पुलिस, परिवहन एवं यातायात विभाग को शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रैफिक को पूरे नियमों और आमजन की सुविधा को देखते हुए संचालित किया जाएगा। निजी बसें, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सिटी बसें निर्धारित रूट और स्टैंड पर ही चलाई जाएंगी। यातायात समस्या वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्लान बनाकर काम किया जा रहा है। देवनानी ने वार्ड 63 प्रताप नगर में 60 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। और सड़कों का भी अपन ने श्री गणेश किया है। उसमें एक सड़क जो आपके देवी सिंह रावत के मकान से लेकर के और शमशान घाट तक, ये सीसी सड़क सारे राजस्थान में सड़कों पर नई सरकार ने रोक रखी थी। केवल आपके लिए और अजमेर के लिए 3 नई सड़कों का उन्होंने स्वीकृति दी है, जिसका अपन ने अभी शिलान्यास किया है। मैं समझता हूँ 2 महीने में जब तक आचार संहिता हटेगी तब तक बन करके तैयार होगी। तीसरी एक विधायक कोष से नाली का निर्माण का प्रताप नगर वैष्णो माता मंदिर के पास, वो भी 5 लाख की लागत से बनेगी। तो अपन ने लगभग यहाँ पर 3.5 पौने 4 करोड़ की सड़कों का जो शिलान्यास और लोकार्पण किया है, उसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इच्छा थी लंबे समय तक आपके बीच में रहूं, लेकिन मैं यही हूं, आपके बीच में 2 महीने रहूंगा। अपन मिलते रहेंगे, लड्डू भी खाते रहेंगे और हंसते खाते सारे चुनाव को भी अपन आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। यहाँ पर लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि काफी संकीर्ण थी, लोग गिरते थे और ट्रैफिक में नुकसान काफी परेशानी हो रही थी, उसको लेकर के आज 2 करोड़ 84 लाख की लागत से सड़क बनी। हालांकि सेकंड फेज है, अभी थर्ड फेज में इसको हम आगे भी ले जाएंगे। ये आपको सावित्री स्कूल तक जानी है, वहां तक ये सड़क जाएगी, वहां भी चौड़ी होगी।
यानी अजमेर में सड़कों के माया जाल में कोई भी कमी नहीं आएगी। जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो विकसित भारत होगा, हम इसको विकसित, आइए माननीय सांसद महोदय, आप हमारे माननीय सांसद महोदय पधारे, इनका ताली बजा करके सब लोग स्वागत करें। कि ये जो सड़क है इसका अपन ने सुदृढ़ीकरण और चौड़ी हुई है, इसमें ईडीए का पूरा योगदान रहा है। और कई बार तो सड़कें, पहले विधायक थे या सांसद थे तो हम 5 लाख 10 लाख तक सीमित रहते थे। ये सड़क 2 करोड़ 84 लाख की लागत से चौड़ी हुई। और ये सेकंड फेज है। थर्ड फेज आगे ये और सावित्री स्कूल तक जाएगा। हमारी जो राजस्थान में नई सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार बनी है, आपके अजमेर शहर में कोई भी सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो जमाना गया, अब जमाना नया आया है। और ये मोदी जी के जो साथ में आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई, मैं डबल तो लिखता, ये चौपल इंजन है। यानी कोई भी गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक विधायक, सांसद, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, चारों को मिलकर के हम लोग जुटे हुए हैं। आज ये मुख्यमंत्री से सवेरे इसलिए लेट हुआ, इसे क्षमा तो चाहूंगा, लेकिन आपके लिए कई और सौगातें तय करवा के आया हूं। तो उसमें हमारे माननीय भागीरथ जी, हमारे राजेंद्र राठौड़, हमारे वार्ड 64 की पार्षद और हमारे यहाँ की अरुणा डाक, यहाँ की पंचायत समिति के सदस्य, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे लोकसभा चुनाव के जिनके नेतृत्व में मुझे और आप दोनों को काम करना है, ऐसे भाई राजेश जी, और जिनके मंडल में अपन ने पांव रखा है, ऐसे भाई महेंद्र यादव, और जो भी संयोजन करते जोरदार नारे लगवा रहे थे, ऐसे भाई रचित कच्छावा, और सभी यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि अभी 1-1.25 घंटे में 6 उद्घाटन होने हैं, इसलिए भाषण को मैं ज्यादा नहीं करके अपन तो मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। 3 बजे बाद मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। हाँ, मिल करके जिन्होंने आज हमारी सहायता की है उनको अपन भी नहीं भूलें और आगामी समय में उनको भी पूरा अपन सहयोग प्रदान करें। इतना आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपनी बात पूरी करता हूँ। अब एक कारण माननीय सांसद महोदय भी देखो, अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने सारी बात बता दी है। आपके अजमेर उत्तर के 5 लगातार विधायक बने, मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये मोदी युग है। वास्तव में अब के बार जो 400 पार की नारा लग रहा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाई, इसलिए 370 से कम भारतीय जनता पार्टी की सीट कम नहीं रहेगी। और कांग्रेस ने 35 का विरोध किया, इसलिए कांग्रेस की 35 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी, ये तो तय है। और एनडीए 400, अब तो 404 की कह रहे हैं भाई साहब, पहले 303 थे। मैं 440 का करंट लगना है। हाँ साहब, मैं अभी देवानंद भाई साहब कह रहे थे अब सड़कें कई कच्ची नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनते ही इस पूरे देश की काया पलट हो जाएगी। ये देश पूरे दुनिया में सबसे संपन्न राष्ट्र बनने जा रहा है और ये आपके बलबूते के ऊपर ही है। इसलिए इस कार्यक्रम में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, सभी मंडल सम्मानित मंच और सभी पधारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, इतना ही मुझे कहना है कि कमल का फूल मत जाना भूल, यही उन्नति का मूल। आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने शनिवार को पंचशील स्थित मुख्यालय पर प्लान एवं कमर्शियल विंग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान दोनों विंग के अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने विंग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देशों के बाद जलदाय विभाग ने शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत कई अहम निर्णय लिए गए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी की अध्यक्षता में शनिवार को शहर की पेयजल सप्लाई व पेयजल से संबंधित अन्य समस्याओं के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों से शहर की पेयजल सप्लाई के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए।
आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, गर्मियों के अंदर अजमेर में पेयजल व्यवस्था कैसी रहेगी, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, इसकी जानकारी आप लोगों को देने, आपके माध्यम से आम जनता को देने के लिए इसी रखी गई है। हमने ये व्यवस्था कर ली है कि अजमेर शहर के अंदर 48 घंटे के अंदर नियमित रूप से पेयजल सप्लाई लोगों को मिलती रहे और निर्धारित समय पे पेयजल सप्लाई मिलती रहे। एक आप होली का बताना चाहते हैं? एक 25 मार्च को धुलंडी के दिन हमने ये तैयारी कर रहे हैं कि चिन्हित एरियाज में लगभग अजमेर के 60 से 70% एरिया में हम दिन में 1 बजे से लेकर के और 3 बजे तक 15 से 20 मिनट एडिशनल सप्लाई देंगे। उनकी रेगुलर सप्लाई के अलावा एडिशनल सप्लाई भी देंगे। सर, एक फोन को लेकर बात हुई थी। फोन जब कोई किसी को जनता विभाग में फोन करते तो इंगेज आता है, तो उस चीज़ को लेकर क्या करते हैं? ये मेरे लिए नई बात है। इंगेज आता है तो मैं दिखवाता हूँ इसको क्यों इंगेज आता है और इसको व्यवस्था को सुधारेंगे। कई जगह जब पाइपलाइन लीकेज पे, बूस्टर्स पे अवैध कनेक्शन पे, ये हमारी पॉलिसी रहेगी जीरो टॉलरेंस की। हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर लीकेज हो गया तो तुरंत दुरुस्त होगा। ये मैंने कल हमारे जो AN है यहाँ पे और एक्शन साहब हैं, उनके साथ में एक मीटिंग करी थी और सबको मैंने निर्देश दिए हैं लीकेज पे तो जीरो टॉलरेंस रहेगा। लीकेज हुई, शिकायत प्राप्त हुई, तत्काल लीकेज में सुधार होना चाहिए। कोई शिकायत का कोई नंबर या जैसा व्हाट्सएप नंबर? अभी तो फिलहाल हमारे कंट्रोल रूम्स के नंबर हैं। अलवर गेट पे एक हमारा डिवीजन है, उसका कंट्रोल रूम का नंबर है। नलगोदाम पे कंट्रोल रूम है, उसका नंबर है। लोगों के पास में भी है नंबर, वहाँ फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कोई इस तरह का व्हाट्सएप के माध्यम से कोई हम सुविधा चालू कर पाए अजमेर में, तो वो भी हम प्रयास करेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। मकड़वाली पंचशील स्थित रंगोली आशियाने के ठेकेदार और निदेशक के बीच चले आ रहे विवाद को लेकर रंगोली आशियाना के निदेशक और प्रबंधक कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान कंपनी के सीईओ राजेश ने जानकारी देकर बताया कि ठेकेदार अजीत बंसल ने कंपनी के खिलाफ जो करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है वह पूरी तरह से झूठा आरोप है। कंपनी के निदेशकों का कहना है कि अजीत बंसल ने कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते हुए गलत तरीके से एक दूसरा एग्रीमेंट को तैयार करवाया है जो कि पूरी तरह से फर्जी है। इतना ही नहीं, निदेशकों का कहना है कि अब अजीत बंसल के खिलाफ उन्होंने कृष्णगंज थाना पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। साथ ही कंपनी निदेशकों का कहना यह भी है कि जो निवेशक रंगोली आशियाना में निवेश कर चुके हैं उनको इस साल के दिसंबर महीने तक सभी को उनके फ्लैट कंप्लीट करवा कर दे दिए जाएंगे। आप ब्रता ने दो सवाल मेरे सामने उठाए हैं। फर्स्ट ये है कि कस्टमर्स को प्रोटेक्शन के लिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि दो के डेथ्स होने के बाद में आप लोग इस प्रोजेक्ट को कब तक पूरा करेंगे, और जो पूरा करेंगे उसके लिए अपने जो कमिटमेंट हम लोग जो कर रहे हैं उस पर कहाँ तक स्टैंड रहेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, यही आपका कहना है। तो मैं आज आप मीडिया के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि दिसंबर का जो टाइम हम लोगों ने अभी आपको दिया है कि दिवाली और दिसंबर के बीच में वी हैव कमिटेड कि 31 दिसंबर से पहले हम आप लोगों को सभी को फ्लैट्स देने के लिए कटिबद्ध हैं। सपोज करो किसी का फ्लैट्स अगर जो आप कह रहे हैं कि अगर ड्यू टू अगर कोई फेलियर रह गए तो वी कमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कि जिस कस्टमर्स की जो इंस्टॉलमेंट्स बैंक में चल रही है उसका इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कंपनी विल पे। आप बिल्कुल ऑफिशियली स्टेट करें। ठेकेदार ने जो आरोप लगाया है वो टोटली मिथ्यापूर्ण है। उसके खिलाफ हमने आज मैंने थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है, प्लस हमने कोर्ट में उसके लिए रिकवरी का भी केस दायर कर दिया है, जिसकी कॉपीज़ मैं आपको अभी हैंड ओवर कर दूंगा। आप उस कॉपीज़ के बेस पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, उनका ये कहना है कि उनके पास एग्रीमेंट है और आप कह रहे हैं आपके पास दूसरा है। क्या इसमें सच्चाई कितनी है? कौन सा एग्रीमेंट सही है? सर, इसमें सच्चाई ये है कि उन्होंने काम स्टार्ट किया था 2019 में। 2019 से लेकर 2023 तक का जो एग्रीमेंट वैलिड था वो मेरे पास है आज की तारीख में, और इसका ओरिजिनल एग्रीमेंट भी मेरे पास है। ड्यू टू डेथ ऑफ द ओनर, इस कंपनी के जो ओनर की डेथ हुई थी उसके बाद में उन्होंने झूठ बोल के साहब पहले कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, उन्होंने एक नया एग्रीमेंट साइन करवाया और ये बोल के साहब ये मेरा 1160 विदाउट जीएसटी था, जबकि पुराना एग्रीमेंट मिलने के बाद में हमको ये पता चला कि वो विद जीएसटी था। ठीक है, आज आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जो स्टैम्प वो शो कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट वो शो कर रहे हैं, उसके स्टैम्प की परचेज डेट सितंबर 2023 है। स्टैम्प की जो डेट है वो सितंबर 2023 है। आप वो 2019 में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, आप जो एग्रीमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि ये मेरा एग्रीमेंट है, इसमें 1160 विद 18% जीएसटी रेट है, उस एग्रीमेंट के स्टैम्प की डेट देख लीजिए, सितंबर 2023। अब सितंबर 2023 में जो स्टैम्प खरीदा जाता है वो 2019 में कैसे लागू होगा? तो हमारे पास तो 2019 के एग्रीमेंट पड़े हैं। आप क्या करेंगे ठेकेदार के खिलाफ? कोई कार्रवाई? सर, ठेकेदार के खिलाफ हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है, प्लस हमने कोर्ट में भी इसका सा पेश कर दिया है। जो एक्सेस पेमेंट ठेकेदार और उनके बेटे समेंक के पास है, क्योंकि समेंक का भी एग्रीमेंट है हमारे पास, हमने समेंक और उनके बंसल जी के ऊपर, दोनों के ऊपर हमने एफआईआर लॉन्च की है, दोनों के ऊपर हमने केस दायर किया है। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ही किया है, उन्होंने ये कार्य पहले भी कर चुके हैं। पिछले साल ही बहर रोड पे उन्होंने सेम इसी प्रोसेस में ये कार्य किया था, एक इंसान को ब्लैकमेल किया, उसके साथ भी उन्होंने अखबारबाजी की। ऐसे कैसे करके उस बंदे ने, आदतन अपराधी समझ लो, आदतन ठेकेदार ऐसा है जो एक्टिंग करता है। अगर ये प्रूव झूठा है, आप ये पता कर लीजिए, ये इसकी कटिंग है बहर रोड की, इस व्यक्ति से आप खुद मिल लीजिए, इनसे भी इन्होंने 1.5 करोड़ की रिकवरी की है। उस बंदे को झूठ मूठ केस में फंसा के उसको पकड़ा के ये 1.5 करोड़ की रिकवरी पहले कर चुके हैं। और ये इन्होंने पहली बार नहीं किया है, मेरे साथ ये 3rd टाइम कर रहे हैं, इससे पहले एक बार और कर चुके हैं। इस वक्त पिछले 3 साल से बंसल जी ही ठेकेदार हैं यहाँ पे।
हरमेश जी की डेथ के बाद में ओनली पार्टनर्स में जो वर्किंग पार्टनर रहता है 75% शेयर में, वो सिर्फ उनकी दोनों वाइफ्स ही थी, जो हरमेश बावेजा की वाइफ सीमा बावेजा एंड बसंती देवी। तो फीमेल्स पॉसिबल था नहीं जिनके लिए कि भाई ये प्रोजेक्ट चलाना। 4-5 महीने तक क्या डिस्कशन चलता रहा, प्रोजेक्ट कौन चलाएगा, भविष्य इसका कौन तय करेगा। तो जो बंसल जी जो ठेकेदार थे, उन्होंने ही अपना इंटरेस्ट शो किया कि साहब ये प्रोजेक्ट आप मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए, मैं ही यहाँ का ठेकेदार हूँ और मैं ही इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूँगा। तो ये डिसाइड हुआ, जो 75% जो शेयर था हरमेश बावेजा एंड मनोज जी का, वो शेयर कंपनी ने 75% शेयर बंसल जी जो ठेकेदार थे उनको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। जब ये मीटिंग वहाँ जोधपुर में चल रही थी, उस मीटिंग में अराउंड 20 लोग मौजूद थे। ये नहीं कि एक लोगों के बीच में मीटिंग हुई थी, 20 लोग मौजूद थे। वहाँ पे बंसल जी का एक क्वेश्चन था कि सर ये कंपनी तो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आज की तारीख में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं मेरा रिटर्न जमा करा पाऊँ कि जो मैंने इतने करोड़ों रुपए का जो बिज़नेस किया है या जो काम किया है, तो कृपया करके आज तक का हिसाब करने के लिए मेरे को एक एग्रीमेंट साइन करके दे दीजिए। तो मेरे ही रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैं खुद उस दिन मीटिंग में मौजूद था, मेरे ही कहने से बसंती देवी जो मनोज जी की वाइफ थी, उन्होंने सिंगल साइन करके ये एग्रीमेंट उनको हैंड ओवर कर दिया। 20-25 दिन बाद में ही बंसल जी जो यहाँ के ठेकेदार थे, बंसल जी ने मेरे को वापस अप्रोच किया कि सर 25 दिन हो गए, मैं तो इस कंपनी को नहीं संभाल सकता, मेरे को इस कंपनी को चलाना नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप ऑलरेडी इस चीज़ को डील कर रहे हो, आपके और भी ऑल ओवर राजस्थान में प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करो और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। काम मैं कंप्लीट करके दे दूँगा, आप मेरे बेस पे आप अजमेर आओ, मैं काम कंप्लीट करूंगा, आप सिर्फ इस मैनेजमेंट को संभाल लीजिए। तब उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैंने उस कंपनी का 75% शेयर 29 अक्टूबर को मैंने मेरे नाम से ट्रांसफ़र किया था। जब मैंने ये ट्रांसफ़र मेरे नाम से शेष करवाए, उसके बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कीजिए, जो कंपनी का पुराना डेटा है, जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, जो आपके चेक्स बुक हैं, आप मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए, जिससे मैं आगे इसकी वर्किंग देख पाऊँ। मैं आपको करस्पॉन्डेंस दिखाता हूँ, मेरे ही फ़ोन से, ये मेरा फ़ोन है, मैं भी आपको एक एक करस्पॉन्डेंस दिखाऊंगा। जब मैंने इस कंपनी में मैं इन हुआ, उसके बाद से लेके 5 महीने तक मैंने इस बंदे को मेरे ख्याल से 250 मैसेजेस भेजे हैं कि सर जो आपके बिल क्या ड्यू है, प्लस जो चेक बुक्स आपके पास पड़ी है, जो डेटा पड़ा है, वो आप मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए, जिससे मैं आगे इस प्रोजेक्ट को चला पाऊँ। हाँ सर, आज आता हूँ, कल आता हूँ। अब आप देखिए सरप्राइज़ वाली बात, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं कंपनी से 7 करोड़ मांगता हूँ और मेरे फ़ोन में 2000 कॉल्स हैं उनको, 2000 कॉल्स जो मैं कर रहा हूँ उनको, और वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहे। मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ 250 मैसेजेस व्हाट्सएप पे, जो एक एक चैट की कॉपी मैं आपको सबको दूंगा, जिसमें मैं उनको क्लियर कह रहा हूँ कि सर आइए बैठ के आप हिसाब कीजिए, आपका क्या बिल बाकी है, क्या पेमेंट बाकी है, क्या रेट में आपने काम किया है, आप मेरे को बताइए। अगले बंदे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खुदा ना खास्ता मेरे को मेरे ही स्टाफ द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे पहले एक इंजीनियर थे नरेंद्र करके, जो यहाँ से 1.5 साल पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन उस बंदे को सब चीज़ का नॉलेज है। तो मैंने नरेंद्र करके जो भीलवाड़ा में अभी काम कर रहे हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नरेंद्र जी अभी मेरे पास ऑल पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है, कंपनी का कोई डेटा हमारे पास नहीं है, तो आप मेरे को गाइड करो क्या कहानी है। तो उस बंदे ने मेरे को ओरिजिनल एग्रीमेंट्स भेजे सारे कि सर ये एग्रीमेंट्स हैं। राजस्थान में ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए कल अस्थायी कर्मचारियों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री से हुई बातचीत में उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा, जिसके चलते आज सभी ठेका कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर घेराव करते हुए आचार संहिता लगने से पहले उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही। विभागों में लगे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, जिन्हें सैलरी जो है पहले टेंडरधारी को जाती है उनकी सैलरी, और उसके बाद जो सैलरी है वो उसको मिलती है। इसमें टेंडरधारी या ठेका जिसके अंडर में होता है वो उनको न्यूनतम मजदूरी दर देते हैं। इसमें हम 13 सूत्री मांगों को लेकर हमने जो है कल शहीद स्मारक पे धरना दिया और हमारा डेलीगेशन सीएम साहब से भी मिला। मुख्यमंत्री महोदय के सामने मैंने अपनी सारी मांगों को बड़ी मजबूती से रखा और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि
आने वाले 2-4 घंटे के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले मैं प्रयास करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपके इस बोर्ड के लिए मैं संज्ञान लूं। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर हमने ये प्रयास किया है कि राजस्थान में जो दास प्रथा का रूप चलता है, जिसे हम ठेका प्रथा कहते हैं, जिसमें 4 से 5 हज़ार रुपये प्रत्येक मजदूर को मिलते हैं, मैंने मुख्य प्रशासनिक सचिव राजन जी विशाल जी को पूरी एक फाइल बना के तैयार करके दी है। और इसके अलावा मुख्य रूप से सुधांशु जी जो पंत है उनसे भी मैं मिला। हमारी 13 सूत्री मांगे हैं पीएफ को लेके, न्यूनतम मजदूरी दर को लेके। श्रम मंत्रालय ने जो न्यूनतम मजदूरी दर कर रखी है वो भी हम लोगों को या इन लोगों को नहीं मिलती है। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि आचार संहिता कुछ घंटे में लग जाएगी और उससे पहले इस बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर ये सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो ये शोषित पीड़ित वर्ग और पीड़ित होता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपा के हम साथ हैं, इसीलिए हमने भाजपा को चुना है। और ये कर्मचारी 1 नहीं, 2 नहीं, लाख नहीं, 7 से 8 लाख कर्मचारी है। अगर इनका संज्ञान सरकार इन 5-6 घंटे में ले लेती है तो संपूर्ण कर्मचारी साथ है उसके, लगभग 7 से 8 लाख। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग
शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। प्रचंड बालाजी मंदिर अजयनगर में श्याम फागोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष ज्योति लालवानी व महासचिव प्रदीप तोलानी ने बताया कि राम बाबू एंड वशिष्ठ पार्टी द्वारा श्याम भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियों से सबको झूमने के लिए विवश कर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक अनिता भदेल और जितेंद्र रंगवानी ने भी शिरकत की और आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्याम बाबा का नयनाभिराम श्रृंगार भी किया गया और कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। आज गंज थाना पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को फायसागर चौराहे से गिरफ्तार किया है। एएसआई दयानंद शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि युवक का नाम गोपाल सिंह रावत है, जो फायसागर चौराहे का निवासी है। उन्होंने बताया कि नशे में धुत गोपाल सिंह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एएसआई हरबान सिंह ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। कल दिनांक 15/3/24 को दौरान गश्त श्री हरबान सिंह एएसआई को एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति रावत निवासी फायसागर चौराहा अजमेर था, उसके कब्जे से तेज धारदार चाकू मिला है। इस संबंध में हमने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कोई वारदात की फिराक में थे? हाँ, इसने शराब पी रखी थी और नशे शराब में कह रहा था कि अपने रिश्तेदार वगैरह को भाई आप लोग मेरे घर पर क्यों आए हैं। अब ये उस समय नशे शराब हो सकता है कि कुछ वारदात भी कर देता, लेकिन निर्धारित माप से अधिक इसके कब्जे से चाकू मिला है, इसलिए हमने फिलहाल तो आर्म्स एक्ट के मुकदमा दर्ज किया है। सर, कहाँ की है घटना? ये फायसागर रोड की है। हाँ, अपराधी रोड के बारे में हम देख रहे हैं, जैसा रिपोर्ट होगा तो उसमें साथ में फाइल में लगा दिया जाएगा अनुसंधान के दौरान। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज से 2 दिवसीय फिजियोलॉजी राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। फिजियोलॉजी के सेमिनार में देश भर के नामचीन डॉक्टर्स शामिल होंगे। 200 से अधिक डॉक्टर अपना रिसर्च पेपर पेश करेंगे। साथ ही इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शरीर में हो रहे बदलाव सहित स्मार्टफोन से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर चिकित्सक अपने रिसर्च पेश करेंगे। फिजियोलॉजी के सेमिनार में डॉक्टर रमन शर्मा सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। यह कार्यक्रम दिनांक 16 फरवरी व 17 फरवरी 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज से हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी जेएलएन मेडिकल कॉलेज फिजियोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वाधान में राजस्थान ब्रांच की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस 16-17 मार्च को आयोजित हो रही है। आज हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट डॉक्टर शिशिर जैन नसीराबाद हॉस्पिटल के ब्रिगेडियर हैं और आज इसका इनॉग्रेशन हमने कर दिया है दीप प्रज्वलन करके। हमारे बाहर से आईआईटी मद्रास से, केजीएमसी लखनऊ से, भोपाल एम्स, जोधपुर एम्स से कई विशेषज्ञ आए हैं जो अपना व्याख्यान इसमें देंगे और जिसमें हमारी रोज़ की लाइफ स्टाइल में योगा का रोल, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, इन सब के बारे में बताएंगे। 2 दिन चलेगा। कल शाम तक ये हमारी कॉन्फ्रेंस चलेगी और आज सुबह 9 बजे से लेकर के स्टार्ट हो गई है और शाम को 6 बजे तक कई सेशंस होंगे। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ आए हैं वो फिजियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपनी कई हमारी मानव संरचना, हमारे ब्रेन और इस पे रिसर्च की है और उसके बारे में हमारे सारे जितने भी डेलीगेट्स 300 करीब जो बाहर से आए हैं उनको अपने अनुभव साझा करेंगे। जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी देकर बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार पाया गया है। वहीं नर्सिंग स्टाफ की कमी पर उन्होंने बताया कि नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार को अर्जी लगा दी है। साथ ही उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में और सुधार करने का आश्वासन दिया है। एक खामियां तो नहीं कि पहले से बहुत व्यवस्था में सुधार है और व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबको जो ब्लॉक सुपरवाइजर और सबको एक निर्देश किया गया है कि एक तो क्लीनिंग वगैरह मेंटेन रहे, साफ सफाई। दूसरा कि जो कचरा वगैरह के लिए अपने डस्टबिन है वो हमने दे दिए हैं, सब अपने आईडी का उपयोग करें। मरीजों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो, पार्किंग इस तरह से हो कि उनकी गाड़ियाँ वगैरह आने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो ट्रॉली के लिए हमने रखा है कि ट्रॉली मैन है जो आपके पास में रहे, वो उनके हम नंबर वगैरह वहाँ कर देंगे। तो ये कैजुअल्टी और ओपीडी के अंदर ट्रॉली मैन रहेगा, वो मरीजों को लाने जाने में रहे। अधिकतर क्या होता है कि जो ट्रॉली वाला होता है वो ले जाकर के छोड़ देता है, तो उसको हम उसको पाबंद करेंगे कि वो वहाँ ले जाके वापस ट्रॉली को लाए। एक सिस्टम और हम करना चाह रहे हैं कि जो ओपीडी में जहाँ मेडिसिन ओपीडी और सर्जरी ओपीडी के अंदर जहाँ ज़्यादा रश रहता है वहाँ टोकन सिस्टम दिला देंगे। तो जब यहाँ से जब पर्ची कटेगी तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर एक और हम चाह रहे हैं
इसकी जो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है इसमें जो है ना लंबी लाइन लगी रहती है, तो कम से कम इसमें 2 बंदे बैठा दें, जिससे क्या है ना कि लाइन 2 में डिवाइड हो जाए, जिससे कि भीड़ कम हो, मरीजों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। स्टाफ की कमी डेफिनेटली है कि बहुत सा नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया। हमने सरकार को भी लिखा है कि हमें नर्सिंग स्टाफ दिए, भविष्य में हम इसका प्रयास भी कर रहे हैं और हम प्लेसमेंट एजेंसी भी प्रयास कर रहे हैं कि हमें नर्सिंग स्टाफ मिल जाए। तो इससे क्या है हम समस्या को देंगे और हमें नर्सिंग स्टाफ से भी हमने रिक्वेस्ट करा है कि ना कि अपना से कॉपरेशन बना के रखें। अभी कमी है तो, लेकिन ऐसा मरीजों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, हम इस तरह की व्यवस्था करें। अगर कोई लापरवाही करता है कर्मचारी तो कार्रवाई, लापरवाही को सबसे पहले प्यार से समझाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर उस पर एक्शन लेंगे। श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने यातायात से संबंधित समस्याओं को लेकर यातायात पुलिस निरीक्षक भीकाराम काला के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में शहर भर के बाजारों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि आए और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। यातायात पुलिस निरीक्षक भीकाराम काला ने जानकारी देकर बताया कि पूरे शहर में फैली ट्रैफिक की अव्यवस्थाओं को लेकर आज यह मीटिंग की गई थी, जिसके बाद सभी दुकानदारों व व्यवसायियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने वाहन को नगर निगम द्वारा दी गई वाहन पार्किंग में ही पार्क करें। साथ ही अपने दुकान में काम करने वाले सहजनों की गाड़ी भी पार्किंग में ही पार्क करवाएं, जिससे कि शहर में अव्यवस्थाएं नहीं फैलेंगी और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सकेगा। हाँ, अपने अजमेर स्मार्ट सिटी से सभी व्यापारी वर्ग आज पधारे हैं। कल की ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की जो कार्रवाई हुई है उससे ये सभी बहुत खुश हैं और व्यापारी वर्ग चाहते हैं कि न तो रोड पे अतिक्रमण हो और न ही रोड पे वाहन खड़े हो। जो शहर के जितने भी व्यापारी यहाँ पधारे हैं उनसे मैंने निवेदन किया है कि आप अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं खुद की वो खड़ी करेंगे पार्किंग में। जो नगर निगम ने पार्किंग दे रखी है वो पार्किंग पूरी खाली है, उस पार्किंग में आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें। और आपसे शहर में जो लोग सामान लेने के लिए आते हैं वो कुछ समय के लिए आपके दुकान के पास में दबा करके गाड़ी खड़ी करके सामान लेकर के चले जाएंगे और आपका व्यापार बहुत शानदार चलेगा। यदि आपने वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है पहले से ही, फिर जो सामान खरीदने के लिए जो लोग बाहर से जो भी सिटी के सज्जन आएंगे वो अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? वो गाड़ी पार्क करेंगे रोड पे। जब रोड पे वो गाड़ी पार्क करेंगे तो ट्रैफिक कैसे चलेगा? तो सभी व्यापारी सज्जन सहमत हो गए इस बात में कि हम सभी वैसे अपनी गाड़ियां जो नगर निगम ने जो पार्किंग दी उस पार्किंग में खड़ी करेंगे और जो सिटी के सज्जन सामान खरीदने के लिए आएंगे मार्केट में उनकी गाड़ी कुछ समय के लिए वहाँ दबा करके पार्क हो जाएगी और ट्रैफिक भी बहुत शानदार चलेगा और इनका व्यापार भी शानदार चलेगा। अगर व्यापारी लोगों ने वैसे व्यापारी भाइयों ने अगर अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करनी शुरू कर दी तो फिर रोड पे वैसे सामान लेने वाले भी रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो वैसे ट्रैफिक भी नहीं चल पाएगा, इनका व्यापार भी वैसे प्रभावित होगा। तो इनसे निवेदन किया और इन्होंने वैसे इस बात को स्वीकार कर लिया और इनसे ये भी निवेदन किया कि आपके जो दुकान पे जो काम करने वाले मेरे जो छोटे भाई हैं उनकी जो 2 व्हीलर लेके आते हैं उनकी भी 2 व्हीलर वो भी वैसे पार्किंग में खड़े हो। हाँ, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, 200 रुपये नहीं दे पा रहे हैं तो 200 रुपये आप वेन करें, 200 रुपये में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपके पास बड़ी बड़ी फर्में हैं तो आपको 200 रुपये से कोई लॉस नहीं होता। 200 रुपये में शहर में अव्यवस्था फैलती है सड़कों पर, तो वो 200 रुपये से अगर सड़कों पे अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सकता है तो ऐसा आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरे बड़े भाई हैं व्यापारी और छोटे भाई भी हैं, वो सब सहमत हो गए कि इनके यहाँ काम करने वाले वो भी वैसे अपनी जो 2 व्हीलर है वो भी पार्किंग में खड़ी करेंगे। ट्रैफिक जो लाइटें बंद पड़ी है सर वो कब से चालू होगा? हाँ, लाइटों के लिए आज वैसे मैं पूरे शहर में घूमा और मैंने देखा उसमें कुछ प्रॉब्लम है। शहर की जो लाइटों की समस्या है, कुछ समस्या तो मैं बता नहीं सकता आपको जो हमने नगर निगम को बता दी। मेन समस्या ये है कि गांधी भवन पे हम लाइट से ट्रैफिक चलाएंगे। वो सभी जितने हमारे व्यापारी वर्ग भाई हैं वो भी चाहते हैं गांधी भवन वाली वैसे लाइट जल्दी जो ट्रैफिक लाइट है वो जल्दी चले। उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर पिलर के बीच में गैप है और वो गैप खाली है तो जब वैसे ट्रैफिक लाइट से रुकेगा तो उस साइड से आने वाला ट्रैफिक यू टर्न कर जाएगा तो सामने वाला जाने वाला ट्रैफिक उसको टक्कर मारेगा तो उससे दुर्घटना हो सकती है। तो पहले जो बीच का गैप है वो भरा जाएगा, चाहे ब्लॉक लगाओ, चाहे बड़ी चेन लगाओ, चाहे कुछ गमले लगाएं, वो होने के बाद में ये लाइट चल पाएगी। ऐसी स्थिति आगरा गेट पे है।
आगरा गेट में कह रहे हैं कि भी हमारा वैसे मार्केट प्रभावित हो रहा है, तो वहाँ भी यही स्थिति है, और रेलवे स्टेशन के सामने भी यही स्थिति है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद में जल्दी ट्रैफिक लाइट चालू कर दी जाएगी। हमारे उच्च अधिकारी, हमारे श्रीमान एसपी साहब भी यही चाहते हैं कि वैसे लाइटें जल्दी शुरू हो और शहर में वैसे यातायात की व्यवस्था हो, वो सुचारू रूप से चले। हमारे साहब ने हमें, एसपी साहब ने हमें आदेश दिया कि वैसे जितना जल्दी हो सके आप काम पूरा करो और बढ़िया काम करो, और साहब ने कहा कि वैसे ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, तो श्रीमान के आदेशों की हम पालना कर रहे हैं। टीआई साहब बीकाराम जी ने हमको बुलाया था और बुला करके व्यापारियों के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर उनने हमारी समस्याएं सुनी। व्यापारी अपनी समस्याएं सब तरह से सुना करके उनकी चाहते हैं कि वही यातायात विभाग उनका सहयोग करे और व्यापारी भी प्रशासन के साथ में बराबर का सहयोग करे। पहला तो ये हुआ है कि आज जितना भी ट्रैफिक है वह ठेलों से और अपनी टू व्हीलर और इनके जो कंजेस्टेड बाज़ार हैं उसके अंदर टू व्हीलर से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई अगर पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो इससे निजात मिलेगी। तो ज़्यादातर दुकानदारों की एम्प्लॉयज़ की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वह गाड़ियाँ हम व्यापारियों से बैठ के समझाइश करेंगे कि व्यापारी अपनी गाड़ियाँ और एम्प्लॉयज़ की गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करें और ग्राहक की गाड़ी के लिए कोई चालान नहीं होगा। अगर आगे से अगर व्यापारी समझ जाते हैं बैठ कर के और इसका निकाल करते हैं तो आगे पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो सकेगी और व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि आजकल बाज़ार के अंदर कंजेस्टेड बाज़ारों में ट्रैफिक की ज़्यादा समस्या है। और दूसरा ये रेड लाइट और ये लाइट का जो चौराहों के ऊपर चालू करने का है, ये प्रशासन से बात करके और इसको लाइटिंग को चालू कराना ज़रूरी है, क्योंकि आगरा गेट का जो ट्रैफिक है वह इतना बेकार हो चुका है कि नए बाज़ार का व्यापार ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इधर की तरफ ट्रैफिक घुमाते हैं। तो वह ट्रैफिक के लिए ने कहा है कि लाल लाइट ये चालू करेंगे, लाइट की व्यवस्था से ये सब जो व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। और दूसरा स्टेशन के ऊपर जो ट्रैफिक का लोड है उसमें मोनिया इस्लामिया का पार्किंग चालू करवाएंगे, या साहब से बात हुई है। और नर्सिंग होम के ऊपर जो ट्रैफिक होता है उसके अंदर भी पार्किंग की व्यवस्था करा के देंगे। जहाँ जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यातायात विभाग आगे उसकी कोशिश करके और उनको यातायात को सुचारू करवाएगा। और व्यापारियों से भी अनुरोध करते हैं कि अपना जितना भी है आप अतिक्रमण कम से कम करें और अपनी हद में रहें, तो आपके बाज़ारों का व्यापार बढ़ेगा। हम तो यही चाहते हैं कि व्यापार बढ़े और व्यापारियों को अपने आप के अंदर अच्छा कुछ करने का रहता है, इसलिए हम लोग व्यापारी मिलकर के इसका निकालेंगे, बैठ कर के मीटिंग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।